नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। फिल्म पीके का विरोध बना राजनीतिक मुद्दा। बीजेपी ने कहा अपनी बात कहने का सबको हक। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म। 31 दिसंबर को नाकाम हुई मुंबई हमले जैसी साजिश। पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर संदिग्ध बोट में विस्फोट। कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। अरविंद केजरीवाल की चंदे की नई मुहिम, खुद को बताया सबसे ईमानदार। बीजेपी ने कहा चंदे का नया फंडा। नए साल में मंगलयान ने रचा एक और इतिहास। मंगल कक्षा में पूरे किए 100 दिन। इसरो के पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति न होने पर जानकारों ने जताई चिंता। और उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश। मौसम विभाग ने कहा अब बढ़ेगी ठंड। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। और पहली खबर में बात करेंगे फिल्म पीके की और उसके विरोध की। इस फिल्म का विरोध अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। तमाम धार्मिक संगठनों के विरोध के बीच फिल्म को जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में टैक्स फ्री किया गया है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि विरोध करने वालों को भी अपनी बात कहने का हक है। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूं पीके। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म पीके की रिलीज के बाद से ही कई शहरों में विरोध शुरू हुआ। कहीं पोस्टर फाड़े गए तो कहीं पुतले फूंके गए। तमाम धार्मिक संगठनों के विरोध में उतरने के बाद फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। विरोध करने वाले धार्मिक संगठनों का आरोप है कि फिल्म में धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, इसीलिए फिल्म पर पाबंदी लगानी चाहिए। क्योंकि पीके फिल्म पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसमें हिंदू विरोधी सीन हैं और तमाम धार्मिक आस्थाओं के साथ वो फिल्म खिलवाड़ कर रही है, तो उसको टैक्स फ्री उत्तर प्रदेश सरकार अवश्य करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मानसिकता के साथ कार्य कर रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के माने यह कतई तौर पे नहीं है कि आप किसी के भी मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए सेंसर बोर्ड को ये चाहिए कि कम्युनल हार्मनी को मद्देनजर रखते हुए वो सीन्स फिल्म से डिलीट करवाएं। तमाम विरोध के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। ये जितने भी माहौल खराब कर रहे हैं, इनको जाकर के पीके फिल्म जरूर देखनी चाहिए, इसीलिए इनके लिए टैक्स फ्री किया है। राजनीति में भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस फिल्म का संदेश है। मैं तो सबको कहूंगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, लोग देखें। और जब ये उपलब्ध हो जाएगा आम तौर पर लोगों के लिए, तो हम लोग भी चाहेंगे कि इसको गांव-गांव में लोग देख लें और लोग फर्क समझ जाएंगे। फिल्म को टैक्स फ्री करने के साथ ही इसका विरोध तेज हो गया है और अब इसका राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूं, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। पीके का जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। धार्मिक संगठनों की ओर से किसी फिल्म के विरोध का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई फिल्मों का विरोध हुआ, जिसे राजनीतिक दलों की शह मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो फिल्म पीके का कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक दल भी अब बयान देकर या फिर जाने अनजाने इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या, इसके पीछे की समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ हैं प्रकाश केरे, जो कि एडिटर हैं बरगद.org से। प्रकाश, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि कुछ बरस पहले तक एक फंडा था कि फिल्म को अगर हिट कराना है तो उसको विवादित कर दीजिए। क्या अब ये कहा जाए कि अगर राजनीति में चमकना है तो जो छोटे संगठन है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, वो किसी बड़ी फिल्म को लेकर विवाद खड़ा कर दें? देखिए, ये तो जरूर है कि अगर आप बड़ी फिल्म को और सक्सेसफुल फिल्म जिसमें स्टार हो, जिसके डायरेक्टर का बड़ा नाम हो, अगर आप उसको अटैक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लोकप्रियता मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीके को लेके जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उसको सिर्फ इस पहलू से देखा जाना ठीक नहीं होगा। ये ज़्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें अनाम या कोई छुट भैया जैसे संगठन तो कुछ हैं इसमें, लेकिन इसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के बयान आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने तर्क दिए। अभी हमने योगी आदित्यनाथ जी को सुना।
तो मैं समझता हूँ कि ये इसको पॉपुलैरिटी से के मसले से न जोड़ के इसको हमें देखना चाहिए क्या फिल्म में क्या है और क्या किसी फिल्म के विरोध का ये जो एक, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप विरोध करें, विरोध करने का हक सबको है, सपोर्ट करने का हक सबको है, लेकिन हिंसा करना, पोस्टरें फाड़ना, सिनेमा हॉल में जाके धमकी देना, मुझे लगता है कि इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा जो उदारवादी लोकतांत्रिक ढांचा है और एक कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए, मनोरंजन के माध्यम के लिए कितनी जगह है या होनी चाहिए, बहस इस पे होनी चाहिए। लेकिन क्या प्रकाश, ये विरोध किस तरीके का है कि कुछ राज्यों में सरकारें इतनी सहमत है कि फिल्म एक अच्छा संदेश दे रही, टैक्स फ्री करने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में इसको लेकर सरकार में शामिल लोग इसको बंद करने या इसके सीनों को काटने को लेकर बयान देते हैं। असल में क्या वाकई फिल्म का जो एक मैं कहूँ सेंसरशिप होती है, जो सेंसर बोर्ड है, क्या उस काम को बखूबी अंजाम नहीं दे पाया जिसके चलते विरोध है, या फिर विरोध के पीछे कहीं कोई और दूसरी वजह है? मेरा तो स्पष्ट ये मानना है कि सिनेमा के सेंसरशिप के लिए एक गाइडलाइंस हमारे सामने है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कई बार बहसें हो चुकी हैं, और हमारे पास एक पूरा का पूरा बोर्ड है। अब वहां से अगर फिल्म पास हो गई तो हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। एक तो जैसे नॉर्मली हम प्रोटेस्ट करें लोकतांत्रिक तरीके से कि भाई ये फिल्म मेरी भावनाओं को आहत कर रही है। दूसरे, हम अदालत जाएं, या हम फिर सेंसर बोर्ड को लिखें, डिटेल्स में अपने तर्क रखें कि भाई ये चीजें हमें पसंद नहीं आ रही है, कृपया इस मामले को आप दोबारा देखें। और आईएनबी मिनिस्टर ने खुद बोल दिया है, राज्यवर्धन राठौर का बयान आ चुका है इस पे, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार जब फिल्म पास हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से उसको बैन करने का सरकार का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक तरफ तो कानूनी पहलू है कि फिल्म पास हो गई है, अब फिल्म को पूरा अधिकार है कि वो फिल्म दिखाई जाए, देखी जाए। दूसरा कि मुझे तो लगता है कि विरोध का जो ये पूरा माहौल खड़ा किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा जवाब जो मिला है इस फिल्म की का बहुत बड़ा हिट होना। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि फिल्म देखने जब आज 300 करोड़ रुपए तक का आंकड़ा वो फिल्म पार कर रही है, तो देखने वाले ज्यादातर तो हिंदू ही होंगे, उनकी भावना तो आहत नहीं हो रही है। तो ये कौन लोग हैं, ये किनकी भावनाएं हैं? और आपने राजनीति की बात की, तो भाई अब एक मुद्दा उठेगा तो डेफिनेटली कुछ पार्टियां होंगी जो एक लाइन लेंगी, वो लेंगी, लेकिन इस मसले में खूबसूरत बात भी हो रही है। लाल की सांडवाणी जैसा वरिष्ठ भाजपा नेता इस फिल्म को भूरी भूरी वो प्रशंसा कर रहे हैं, इसको करेजियस वंडरफुल फिल्म बना रहे हैं, और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी हमारे देश की एक खासियत है, और उस हमारी धार्मिक ढांचे को, या जो हमारा धार्मिक दर्शन है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको डिमीन करने का जो लोग प्रयास करते हैं वो बेसिकली धर्म को हानि पहुंचाते हैं। और फिल्म इन्हीं चीजों को रेखांकित करती है। फिल्म धर्म के विरुद्ध नहीं है, फिल्म ईश्वर के विरुद्ध नहीं है, फिल्म उस पाखंड के विरोध में है जिस पाखंड का हम नमूना हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देखते हैं, कई कहानियां हमारे सामने आई हैं। तो फिल्म का गलत तरीके से विरोध होना, उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं प्रकाश की असल में जिस जगह चोट की है फिल्म ने, और जो लोग चोटिल हो रहे हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये कहा जाना चाहिए। देखिए, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने बड़ी संख्या में लोग भीख मांगते हैं। तो ये जो तथाकथित धार्मिक, किसी धर्म से जुड़े हुए जो ये संगठन है, उनकी भावनाएं तब क्यों आहत नहीं होती? जाड़े में रोज आप अखबारों में सुन रहे हैं कि शीतलहर से लोग मर जा रहे हैं, फुटपाथ पे रहने वाले लोग, उनको देख के तो इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। और फिल्म में एग्जैक्टली कहां कहां क्या चीज है, इसको लेके आज तक किसी ने कुछ बयान दिया? भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाएं आहत हो रही हैं, मेरा धर्म खतरे में। जिन लोगों ने फिल्म देखी भी नहीं वो इस फिल्म को लेकर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे आश्चर्य की बात देखिए कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। सरकार ने अपना बयान दे दिया, लेकिन सरकार का, खासकर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि गृह मंत्रालय एक संदेश दे कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कि आप अपनी बात रखें, लेकिन आप माहौल खराब ना करें। और बड़े नेताओं से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्वीट करके या ऐसे बयान देके आप उन लोगों को सह न दें जो रोड पे, सड़क पे, सिनेमा हॉल में उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई किसी को विरोध करना है तो उसका जायज हक है कि वो विरोध कर सकता है। तो जायज तो सुब्रमण्यम स्वामी को, बाबा रामदेव को तो अदालत जाने की, इनकी तो बहुत पुराना इनका अनुभव है, वो अदालत क्यों नहीं जाते? सुब्रमण्यम स्वामी तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि वो अदालत में ही रहते हैं। तो अगर, और उन्होंने तो बहुत गंभीर मामला उठाया है कि ये आतंक
की फंडिंग करने वाले लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। जब इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक आस्था पे चोट है, तो कचहरी का दरवाजा कोई इसमें से नहीं खटखटा रहा है। कोई अच्छा ये बताइए, गृह मंत्रालय के खिलाफ क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है? आप इस फिल्म को बैन करें अगर ये फिल्म इतनी खतरनाक है तो? वाकई अगर कुछ खतरा होता तो मूल जड़ में जाने की वजह सिर्फ प्रचार का सहारा क्यों? ये बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप इसमें देखेंगे कि बार बार आमिर खान की ये फिल्म नहीं है। आमिर खान उसी तरह से एक्टर हैं जैसे बोमन ईरानी है, जैसे अनुष्का है, या कोई और बाकी जो एक्टर्स हैं। ये फिल्म बनाने वाले भी उसी धर्म के हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ इसके पीछे जो आपने भी उसको अंडरलाइन किया कि जिनको चोट पहुंच रही है वो चोटिल हो रहे हैं, वो उनकी समझ को कहीं ना कहीं ये फिल्म अंडरलाइन कर रही है, तो उनको परेशानी हो रही है। और दूसरा, कहीं ना कहीं मैं इसमें सांप्रदायिक राजनीति भी देख रहा हूं। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। भारत में मुंबई हमले की जैसी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय से जारी खबर के मुताबिक गुजरात में कोस्ट गार्ड ने खुफिया सूचना के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। 31 दिसंबर की रात पोरबंदर से करीब 365 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध नौका का पता चला। कोस्ट गार्ड ने 1 घंटे तक इस नौका का पीछा किया और उसे रुकने को कहा, लेकिन चेतावनी के बावजूद नौका सवार रुके नहीं और उसे आगे लगा दिया। इस बोट पर 4 लोग सवार थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कराची से लाई गई इस नौका में विस्फोटक लदे होने का संदेह था। इस बीच प्रधानमंत्री का पोरबंदर का दौरा रद्द कर दिया गया है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट आया था जिसमें कि ये बोला गया था कि कोई बोट जो है सस्पिशियस बोट है, जिसके डिजाइन ठीक नहीं है, तो उसको इंटरसेप्ट करना है। उसने जब वार्निंग नहीं सुनी लाउड हेलर पे, वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया और वो करीब 6:33 के आसपास सुबह जो है वो पूरी डूब गई। सरकार दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए आईपीसी की धाराओं में संशोधन करेगी। पूर्वोत्तर के नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बेजबरुआ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया है कि दिल्ली पुलिस में पूर्वोत्तर के हर राज्य से 20 लोगों की भर्ती होगी और नस्ली हिंसा के मामलों को आपराधिक श्रेणी में लाया गया है। इसके लिए आईपीसी में संशोधन करके 153C और 509A धारा को जोड़ा जाएगा। पिछले साल जनवरी में पूर्वोत्तर के छात्र नीडो तानिया की मौत के बाद बेजबरुआ समिति का गठन किया गया था। दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट के प्रत्येक राज्य से, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां से 20 पुलिस पर्सनल्स की भर्ती करेगी और दिल्ली सहित नॉर्थ ईस्ट राज्यों तथा महानगरों में पुलिस एक्सचेंज कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इसका भी अनुमोदन किया है। एक तरफ तो सरकार दिल्ली पुलिस में पूर्वोत्तर के युवकों की भर्ती करने की बात कर रही है, वहीं दिल्ली पुलिस जवानों की भारी कमी से जूझ रही है। दिल्ली में अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में करीब 5 लाख पुलिस कर्मियों की कमी है। पेश है राज्यसभा टीवी की एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की इस व्यस्त सड़क पर लोगों की भीड़ है, बस स्टॉप है और बाजार भी है, लेकिन इस लंबी सड़क पर अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो है पुलिस। ऐसे में अपराधियों का हौसला बढ़ना लाजमी है। साल 2013 में अपराध का ग्राफ 10% बढ़ा, मगर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस विभाग में अब भी करीब 23% जवानों की कमी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मुताबिक पुलिस और आबादी के वैश्विक अनुपात के मुकाबले भारत अभी भी 1.5 गुना से ज्यादा पीछे है। Every policeman costs to the exchequer. There's a cost. So what happens is that when it comes to releasing money for policing, it gets there is a miserly approach, or it's expected, let's save from here but splash it elsewhere. संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के मुताबिक 450 की जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए, जबकि भारत में 709 की आबादी पर एक पुलिसकर्मी है। पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस जनता अनुपात सबसे ज्यादा है। मणिपुर में 98 और मिजोरम में 110 की जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी है, जबकि कई राज्यों में ये अनुपात बेहद कम है। बिहार में 1298 और उत्तर प्रदेश में 1282 की जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी है।
क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो दिल्ली में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 5,104 और चंडीगढ़ में 5,295 पुलिसकर्मी हैं। वहीं इतने ही क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश में 12, राजस्थान में 24 और हिमाचल प्रदेश में 27 पुलिसकर्मी हैं। There are a large number of other duties which one has to perform, and those duties take away a large chunk of the manpower which should otherwise have been used for maintenance of order or maintenance of law. नागरिकों की हिफाजत के लिए देश में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन 22,40,000 स्वीकृत पद के मुकाबले सिर्फ 17,30,000 पुलिसकर्मी ही नियुक्त हैं। हालांकि अपराध में बढ़ोतरी के पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था में सुधार भी बहुत जरूरी है। अंशु जय सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी सदस्यता बढ़ाने के साथ चंदा जुटाने में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आई फंड ऑनेस्ट पार्टी मुहिम की शुरुआत की है, लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के चंदा जुटाने के इस तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत के नारे को वोटों में अंजाम देने के लिए आम आदमी पार्टी जी जान से जुटी है। पार्टी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा करने की भी कोशिश में है। हालांकि इस बार उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए लोगों के लिए आई फंड ऑनेस्ट पार्टी मुहिम की शुरुआत की और स्वच्छ राजनीति का दावा किया। हम लोग जानते हैं कि कुछ पार्टियां इस देश के चंद लोगों से हजारों करोड़ों रुपए लेके चुनाव लड़ती हैं। जब तक राजनीति साफ नहीं होगी तब तक भारत भी साफ नहीं हो सकता सर। भारत स्वच्छ तब होगा जब राजनीति साफ होगी। दिल्ली में बहुमत की राह में आम आदमी पार्टी को रोड़ा मान रही बीजेपी ने उसके चंदा जुटाने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि केजरीवाल चंदा जुटाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं, जबकि बीजेपी की प्राथमिकता दिल्ली में विकास है। वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं चंदा इकट्ठा करने के, और भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है नए नए तरीके लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के। हमारी प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की समस्याओं से निजात दिलाना है। हमारी प्राथमिकता यहाँ नए नए तरीके से चंदा इकट्ठा करना नहीं है। दिल्ली में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां चंदे के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी ने सदस्यता अभियान का रास्ता अपनाया है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तकनीकी खामी के चलते मुंबई में आज सुबह लोकल ट्रेन सेवा 4 घंटे तक बाधित रही। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर नाराज यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी पत्थरबाजी में एक मोटरमैन जख्मी हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। जो परिस्थिति है उसको मॉनिटर करने के लिए हमने हमारे राज्य मंत्री जी को भेजा है और हम इसके ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं और भविष्य में ये न हो इसलिए रेलवे मिनिस्ट्री के साथ हमारी कार्रवाई चल रही है। विदेश नीति के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये साल चुनौतियों से भरा होगा। मेक इन इंडिया के लिए विदेशी निवेश सुनिश्चित करने में सरकार को खासी मशक्कत करनी होगी। साथ ही साथ पड़ोसी और दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ टकराहटपूर्ण संबंधों को सहयोग में बदलने के लिए भी सरकार को घरेलू नीतियों में फेरबदल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में बार बार गोलीबारी और चीन के साथ सीमा के उल्लंघन का मामला भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इसकी वजह से दोनों देशों में भारत का सहयोग बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान जहां भारत के मामले में पूरी तरह असहयोग की नीति पर चल रहा है, वहीं चीन की नीति टकराहट बढ़ाने वाली है। We are surrounded in northern boundary by two neighbors who are not very comfortable neighbors. Pakistan doesn't like to stay quiet even on the New Year day. रात को 12:30 बजे भी फायरिंग चालू कर दी। खासकर चीन के साथ संबंध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अहम है, लेकिन भारत के खिलाफ आक्रामक निवेश नीति और सामरिक घेरेबंदी की वजह से भारत के लिए बीच का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा है। Indeed, the rise of China is a challenge, but as we have said earlier, that this is both a challenge of cooperation and perhaps also competition. There will be competition for resources, for markets. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका परमाणु दायित्व कानून में ढिलाई और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की छूट की मांग कर रहा है।
हमें अमेरिका के साथ रक्षा और अन्य क्षेत्रों में उच्च तकनीक की जरूरत है। वैसे में अमेरिका को सहयोग के रास्ते पर लाना भारत की विदेश नीति के लिए एक गहरी चुनौती होगी। America does things to advance its interests. It doesn't do things to advance our interests. If it suits their purposes, they will help us here and there. But by and large, I think we should be wary of dealing with America because it has many other interests as well. रूस को पाकिस्तान के करीब जाने से रोकना भी इस साल भारत के विदेश नीति की चुनौतियों में शामिल है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में शांति हो और इसमें भारत की भूमिका को दुनिया स्वीकार करे। पिछले साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तकरीबन सभी रसूखदार राष्ट्रों के प्रमुखों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क साध लिया है। अब जरूरत है घरेलू स्तर पर शांति और सक्षमता स्थापित करने की, ताकि मेक इन इंडिया सहित भारतीय विदेश नीति की इन चुनौतियों को ठीक ढंग से निपटाया जा सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। मंगलयान ने आज एक और इतिहास रचा। मंगल ग्रह की कक्षा में उसने कामयाबी के साथ 100 दिन पूरे कर लिए। इसरो के इस अभियान पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन इसरो के पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति न होने पर अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े लोग चिंतित हैं। नए साल के दूसरे दिन भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और मील का पत्थर रखा। मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसरो के मुताबिक मंगलयान में अभी काफी ईंधन बचा है और ये लंबे अरसे तक बेहतर ढंग से काम करने में सक्षम है। सभी 5 उपकरण यानी पेलोड भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस कामयाबी पर खुशी जताई है। It's not that only we are saying that it's a marvel, but last year's assessment of Time magazine also says that it is one of the 24 marvels of technology that have been achieved by humanity. 450 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन की दुनिया भर में सराहना हो रही है, लेकिन इसरो के पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति में हो रही देरी से वैज्ञानिक चिंतित हैं। उनका मानना है कि इसका असर अभियान पर पड़ सकता है। 31 दिसंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन के रिटायर होने के बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर शैलेश नायक को अंतरिक्ष विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। An institution like this needs someone who is at the head, who is empowered to take decisions and like major policy decisions which are going to affect the future of ISRO. And so I don't think an acting chairman will be in any position to play the same kind of role which a proper chairman would have. Dr. Radhakrishnan was due to retire, was already known, and they had ample time to select and appoint the next chairman. So it gives a very wrong signal of lack of clarity, or it gives rise to questions which should not have been the case. मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 300 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। अगले दिन से ही इसने लाल ग्रह की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। मंगलयान ने 19 अक्टूबर को मंगल ग्रह से करीब से गुजरे साइडिंग स्प्रिंग धूमकेतु श्रृंखला को 40 मिनट तक अपने कलर कैमरे में भी कैद किया और धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग से भी खुद को बखूबी बचाया। किसी नुकसान से बचने के लिए इसरो ने समय रहते मंगलयान की पोजीशन बदल ली थी। इसके अलावा मंगलयान ने मंगल ग्रह के 2 में से एक चंद्रमा की तस्वीरें भी भेजी। वैज्ञानिकों ने रात दिन काम करके मंगलयान को न सिर्फ भेजा बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। पहले ही प्रयास में लाल ग्रह पर मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। भारत की इस उपलब्धि को टाइम मैगजीन ने भी सराहा। मैगजीन ने भारत के मंगलयान को साल 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शुमार किया गया। इसे द सुपरमार्ट स्पेसक्राफ्ट का नाम भी दिया गया है। मंगलयान ने अपने 100 दिन पूरे करने पर भारत को एक बार फिर से अपनी शान बढ़ाने का मौका दिया है। लेकिन डॉक्टर के राधाकृष्णन की रिटायरमेंट के बाद विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इसरो को एक फुल टाइम चेयरमैन की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। निजी क्षेत्र के ICICI बैंक की स्थापना के 60 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मुंबई में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली शामिल हुए। राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ICICI बैंक की MD और CEO चंदा कोचर ने भी शिरकत की। मैं आपको देख रहा हूं, हिंदुस्तान को देख रहा हूं, हिंदुस्तान के गरीब को देख रहा हूं, और उस रूप में मैं आशा करता हूं कि जब 60 साल मनाए जा रहे हैं
क्यों न ग्रुप के प्रमुख लोग बैठे, ग्रासरूट लेवल के बैंक के साथ जुड़े हुए सभी लोग बैठे, और हम जब 75 साल के होंगे तब तक क्या क्या अचीव करेंगे, हमारा सोशल चार्टर क्या होगा, और एक देश के सामने उस रूप में बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई लीड कर सकता है क्या, कि फॉर 15 इयर्स, नेक्स्ट 15 इयर्स 75 सेलिब्रेट करने से पहले हम ये सोशल चार्टर लेकर के आ रहे हैं। सीपीएम ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सीपीएम सांसद केएन बालगोपाल ने वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री पर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के मामले पर यह नोटिस दिया है। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को दर्ज किए गए नोटिस में बालगोपाल ने आरोप लगाया कि यह फैसला संसद को नजरअंदाज करते हुए लिया गया है। बालगोपाल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 40 रुपए से भी कम होनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस ने भी एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पेट्रोल की कीमत 33 रुपए करने की मांग की। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आज आसमान साफ रहा, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन बारिश लोगों को परेशान कर सकती है, मगर तापमान सामान्य बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार को साल की पहली बारिश हुई। बारिश की बूंदों ने राजधानी में दफ्तर के लिए निकले लोगों की परेशानी बढ़ाई तो कोहरे से लोगों को राहत मिली, मगर दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। इसके बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से मौसम में बदलाव देखने को मिला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका और ये हवा ईस्ट से जो हवा आया दोनों मिलकर इंटरेक्शन होने की वजह से ये रेनफॉल जो हुआ है वो भी उत्तर प्रदेश, साउथ हरियाणा, ईस्ट राजस्थान इसी एरिया में रेनफॉल है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की आशंका जताई है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश दोनों हो सकती है, लेकिन तापमान सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 6 और 7 जनवरी को उत्तर भारत में बारिश का असर कम होने के बाद दोबारा कड़ाके की सर्दी दस्तक दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।